आई होप क्लासरूम ज्वाइन कर ली होगी सबने, ठीक है। बाकी नोट्स आज मैं थोड़े से और बीच में ऐड करूँगा, ठीक है। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम आगे, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करें इनपुट बफरिंग के साथ, फिर टोकन्स की स्पेसिफिकेशंस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो फिर रिकॉग्निशन ऑफ द टोकन्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा। तो कल जब बेटा हमने यहाँ पे छोड़ा था वो क्या पार्ट था आपका कि हम रोल ऑफ ए लेक्सिकल एनालाइजर, पार्सर, गेट नेक्स्ट टोकन, ठीक है, कमांड जो है आपके पास, देन उसको सोर्स प्रोग्राम को रीड करने के लिए कहना, सिंबल टेबल का फिर सिमेंटिक एनालिसिस के लिए सेंड किया जाएगा, ठीक है। और ये कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी, और हाउ द सैम्पल एग्जीम में एक्चुअली होता क्या क्या है, ठीक है, सिंटेक्स के हिसाब से उसके जो रूल्स है वो हमने स्टडी किए थे, ठीक है। आज जो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, एट्रीब्यूट्स फॉर द टोकन, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स फॉर द टोकन कई बार आपके पास क्या होते हैं कि सेम टाइप के आइडेंटिफायर्स बार बार आते हैं, सेम टाइप के करेक्टर्स या स्ट्रिंग्स बार बार आ रही है लेक्सिकल एनालाइजर के पास, आपके पास। तो किस तरीके से वो उसको क्या है कंसीडर करता है, किस तरीके से उसको ग्रुप करता है, उसके अलग सीक्वेंस बनाएगा या उसको सेम किसी सीक्वेंस के अंदर एम्बेड करेगा, वो सारी चीज़ें क्या है अब हम देख रहे हैं, स्टडी करेंगे, ठीक है। when more than one lexeme can match a pattern, ठीक है, the lexical analyzer must provide the subsequent compiler phases, ठीक है। तो कई बार आपके पास क्या हो सकता है, जो मैं पॉइंट आपको बोल रहा था कि कई बार हमारे पास एक तरीके के पैटर्न्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जब एक तरीके के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या है प्रोवाइड करता है आपके पास कुछ कंपाइलर के फेजेस, ठीक है, विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास के उस रिपीटेड पैटर्न्स जो है उसको वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। सो बेटा व्हेन मोर देन वन लेक्सीन कैन मैच अ पैटर्न, जो आपकी इनपुट स्ट्रीम है उसको एक से ज़्यादा लेक्सीन जो आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है, जो एक तरीके के बकेट्स थे जो लेक्सीन आपने क्रिएट की है, वो मोर देन वन लेक्सीन कैन मैच अ पैटर्न, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है जो सोर्स इनपुट का पैटर्न है। द लेक्सिकल एनालाइजर मस्ट प्रोवाइड द सब्सिक्वेंट कंपाइलर फेसेस, ठीक है, द जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर लेक्सीन्स डैश्ड मैच्ड, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो कि मैच होगी, जो कि ये बताएगा कि कौन सा लेक्सीन क्या है आपके पास, इसको क्या है आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल द पैटर्न्स फॉर द टोकन नंबर मैचेस बोथ 0 and 1, but it is extremely important for the code generator to know which lexeme was found in the source program, ठीक है। तो अगर आपके पास एक 0 का पैटर्न है, एक 1 का पैटर्न है, और आपके पास दो लेक्सीम्स हैं नंबर्स के लिए, और दोनों क्या है कैपेबल है जो टोकन ऑफ जीरोस और जो 1 है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपके पास क्या है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड,
ठीक है। द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड, जो कि आपके पास क्या करेगा, बताएगा कि किस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट करना है, ये कौन सा जो टोकन है आपके पास वो वर्क करेगा, ये कौन सा सॉरी लेक्सीम जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द कोड जनरेशन। ठीक है, उस पार्टिकुलर सीक्वेंस की कोड जनरेशन के लिए किस लेक्सीम को सिलेक्ट किया जाएगा वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। Thus, in many cases, the lexical analyzer returns to the parser not only the token name but an attribute value that describes the lexeme represented by the token। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है, जो आपका पार्सर है सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ कोड जनरेट करके नहीं देगा आपके पास, वो उस लेक्सीम की इंफॉर्मेशन भी देगा आपके पास जो लेक्सीम उसको क्या कर पाया है, कोड जनरेट कर रहा था। क्योंकि हमारे पास क्या एक से ज्यादा लेक्सीम है किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस को कोड करने के लिए। ठीक है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को कोड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा लेक्सीम है। तो आपके पास क्या है, जो आपका पार्सर है वो सिर्फ लेक्सीम का जो कोड है जनरेट करने के बाद सिर्फ उसको नहीं सेंड करेगा, उसके साथ उस टोकन की इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर देगा आपके पास, जिसने उसको क्या किया होगा, जिससे उसका जो कोड है वो प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ये एक्चुअली सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ, अभी भी नहीं बना। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये भी सीक्वेंसेस है आपके पास। ठीक है, सो thus in many cases the lexical analyzer returns the parser not only a token name but the attribute value that describes the lexeme represented by the token, the token name in sequence parsing decision, while the attribute value in sequence translation of the tokens after the parse। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसके बाद दो तरीके की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्सिंग डिसीजंस है, और एक आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टोकन से आफ्टर द पार्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो इसकी आउटपुट आई पार्सर की वो दो आउटपुट थी। एक तो आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्सिंग डिसीजन, जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग थी उसके जो सीक्वेंस है जो उसने जनरेट की है वो आ गई आपके पास। एक उसके पास सीक्वेंस ट्रांसलेशन ऑफ टोकन्स। ठीक है, उसके पास टोकन्स की इंफॉर्मेशन है आफ्टर द पार्स। अब एक स्टेटमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं दैट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को, इसको एक बार देखिए ध्यान से, दैट हाउ जो टोकन है वो किस तरीके से आपके पास क्या है इसको पार्स करेगा। यहाँ पे क्या एक तरीके से आपकी क्या पार्सिंग है। ठीक है, इसे एज ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स लेके जा रहा है। ठीक है, हर एक के साथ कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है और उसको फर्दर कैसे प्रोसेस किया जाएगा वो इंफॉर्मेशन भी बीच में ऐड हो रही है। ठीक है, एक इक्वेशन ली है तो और उसकी जो पार्सिंग है वो दिखाई गई है कि किस तरीके से उसके टोकन बन रहे हैं। अब एक तरीके की इंफॉर्मेशन के एक टोकन बन रहे हैं, कोई मेरे को बता सकता है टोकन नेम कौन सा हुआ इसमें जो एक तरीके की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको इसमें कोई ऐसा टोकन नजर आ रहा है जो एक तरीके की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं चेक करता हूँ, चैट कर आईडी गुड, आईडी टोकन बन रहा है। हाँ जी गुड बेटा, तो आईडी आपके पास क्या है, टोकन बन रहा है जो कि एक तरीके की, हाँ हाँ लिख दो बेटा, लिख दो, साथ में लिख दो। तो आईडी क्या है आपका, एक तरीके का टोकन बन रहा है
जो एक तरीके की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक आपके पास ई है, एम है, सी है, ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जिसे क्या एक टोकन क्या है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब टोकन बन जाएगा उसके बाद सिंबल टेबल के पास हम जा रहे हैं। सिंबल टेबल आपके पास क्या क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है वो हमारे पास एंट्रीज आ रही है। अमन आप टाइप कर दो जो आपको लग रहा है प्रॉब्लम है। equal to MCC is there, then ID token for C, ID token for C, ID token for C सेम रहेगा आपके पास। ID टोकन आपका सेम रहेगा, बट जो आपकी ग्रामर होगी ना उसकी जो लूप होगी वो इस तरीके की बनेगी। गुड क्वेश्चन अगेन। जस्ट वेट, मैं कुछ तो बेटा अगर कोई आपके पास क्या है, हम यहाँ पर है, ठीक है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हम जंप कर रहे हैं। तो जब हमारे पास क्या है कोई स्ट्रिंग रिपीट हो, सब सॉरी, जब कोई हमारे पास कैरेक्टर रिपीट हो तो हम उसके लिए जो आईडी है, अगर ये आईडी है वो आईडी सेम रखेंगे, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कि रिपीट हुआ है हम उसको क्या कर देंगे, अगर वो कंटिन्यूसली में आता है तो उसको सेम लूप दे देंगे। अगर कोई दूसरा टोकन था और यहां से आपके पास क्या है सी आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी टोकन पे वापस चले जाए। ठीक है, मतलब अगर सी आया तो इसने रिपीट किया अपने आप को n नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन अगर उसने क्या किया आपके पास उसको चेंज किया तो नेक्स्ट स्टेज पे जाए, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाने के बाद उसे दोबारा सी मिल गया है तो हम उसके लिए नई आईडी क्रिएट करने की जगह वापस दोबारा उसी जगह पे आ जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी सो डेट सेम आईडी, ठीक है, सेम टोकन कैन बी यूज्ड। ठीक है, ना कि हम क्या करें डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स बना दे एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रामर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हम जरूरी नहीं है कह सकते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो मशीन है, मतलब जो आपकी रिकॉग्निशन है उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ये अच्छा पॉइंट था, ठीक है, कि क्या हमें अगर हमारे पास ग्रामर है और उस ग्रामर के अंदर हमारे पास सेम चीज आ रही है तो क्या हम हर बार नया टोकन रिलीज करेंगे? अगर नया टोकन रिलीज करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मे बी आप में से कोई रिमेम्बर कर रहे हो, कि व्हेन वी क्रिएट अ सेपरेट टोकन, कल एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर बार एक नया टोकन बनेगा। वो किस केस में था? वो आपके पास था जब हमारे पास क्या आएंगे, कीवर्ड्स आएंगे। तो कीवर्ड्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हर बार नया टोकन बनाना पड़ेगा। लेकिन आइडेंटिटी, अगर उसके पास आपके पास क्या आइडेंटिफायर्स आ रहे हैं तो वो सेम टोकन में काम करेगा। ठीक है, हाँ कीवर्ड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, जैसे इक्वल टू है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, सिंबल टेबल से मिल रही है। ठीक है, तो जब लेक्सिकल फेज है, डेफिनेटली वी आर इन द लेक्सिकल फेज,
लेक्सिकल फेज में वो सिंबल टेबल के पास क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और जो इंटीजर वैल्यू है वो एज एन आइडेंटिफायर ये लेके चल रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर लेके चल रहा है कि इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो उसको इसने क्या है, अलग उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन को, एक छोटी सी इक्वेशन को हमें कितने स्टेप्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, हम वो चीज देख सकते हैं यहाँ पे। एक टोकन बना दिया आईडी का, वो सारे सिंबल टेबल के पास चले गए आपके पास इक्वल टू इनटू, और एक हमारे पास टोकन बन गया इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की कोई इक्वेशन आपको क्या कहते हैं एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है। तो नीचे उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी तरीके से कोई पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये इजी है, इट्स नॉट अ टफ, ठीक है, ये आपको इजी रहेगा, ठीक है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे सिंबल टेबल को रेफर कर रहे होगे, कहाँ पे टोकन बनाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट बफरिंग। सो बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लेक्सिम, एक्चुअली अभी हमने क्या है नेक्स्ट जब करना है तो हमें क्या है लेक्सिम्स को रिकॉग्नाइज करना है। बट बिफोर गेटिंग इनटू द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द लेक्सिम, हमारे पास एक चीज होती है बेटा कि जो सोर्स है उसको एज क्विकली एज इट कैन बी पॉसिबल उसको रीड करना, ठीक है। तो उसको रीड करना ये एक चीज होती है हमारे पास, ठीक है। सो बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द लेक्सिम इन द इनपुट, we can examine some of the ways that the simple but important task of reading the source program can be speeded। कि हमारा जो टास्क है कि सोर्स प्रोग्राम को as quickly as it can be possible उसको रीड कर लिया जाए, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं करने के लिए हम क्या है बफरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद मतलब नोट कर सकते हो अभी। ये द पर्पस ऑफ इनपुट बफरिंग, reading the source program, speeding up the reading of source program। लैपटॉप बेटा वो शट डाउन हो गया, आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, ठीक है। हेलो, हाँ जी बेटा, मीनटाइम ही मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोगों की जो क्लास है कोई आपकी क्लास इससे पहले होती है? कौन से अवर में इससे पहले आपकी क्लास? मॉर्निंग में एक तो आपकी इंग्लिश की आई थिंक ईएसएल की कोई क्लास है, इसके यस बाद सर। आपकी कौन सी क्लास होती है? सर 11:45 से हाँ 12:30 जी। तक। सर 11:45 से 12:30 तक जावा की होती है। रिंकू सर पढ़ाते हैं वो। अच्छा, 1:30 तक जावा की क्लास होती है? 12:30 तक सर। 12:30 तक, ठीक है यस ठीक सर। है ठीक है। मैं जस्ट ये सोच रहा था कि आपकी क्लास की टाइमिंग को 2 बजे कर दूं या
जो टाइम है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको क्या कंफर्टेबल है? 2 बजे से कर दो सर। सारे डिसाइड कर लो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। इफ इट इज़ फाइन तो 2 बजे से कर देते हैं। मैं ये इसलिए सोच रहा था कि चलो 2 to 3 हो जाएगा, तो बाद में थोड़ा सा टाइम और आ जाएगा। कल से मैं नहीं तो फिर जो शेड्यूल करूँगा तो उसमें 2 बजे का टाइम वो कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा। तो इस फाइन, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है। तो कल मैं जो आपकी क्लास है वो 2 बजे शेड्यूल कर दूंगा। जस्ट वेट बेटा, हो गया ओपन। सर अभी जा सकते हैं सर, वो टेस्ट है कंपनी का। हेलो।
कौन सी कंपनी का है करण? यार गौरव मेहता सर की मेल आई थी अभी, वो वे यूज की अभी आई है जस्ट कि 3 बजे अभी टेस्ट है। सो बेटा मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि इनपुट बफरिंग, ठीक है। तो इनपुट बफरिंग में बेटा क्या है हमारे पास, जो रीडिंग का काम है उसको स्पीड अप करने की कोशिश की जाती है। जो सोर्स प्रोग्राम हमारे यहाँ पास आ रहा है उसको क्या है, उसकी रीडिंग को फास्ट करने के लिए क्या है हम काम करते हैं, ठीक है। इनपुट बफरिंग, ठीक है, अगेन पॉइंट टू नोट, ठीक है। दिस टास्क इज मेड डिफिकल्ट बाय द फैक्ट दैट वी ऑफ्टन हैव टू लुक वन or more character beyond the next lexeme before we can be sure that we have the right lexeme, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, अच्छा स्क्रीन इज ऑफ, स्टिल द स्क्रीन इज ऑफ, स्क्रीन ऑफ है बेटा या नजर आ रही है? ओके सर विजिबल है। करता हूँ। तो बेटा उसके जो काम को बेटा फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए क्या है एक्चुअली में क्या होता है, वाई इट इज डिफिकल्ट, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है बेटा
कि जब किसी टोकन हमें मिलता है तो उसको एज इट इज उसका आइडेंटिफायर नहीं बनाया जाता, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये इक्वेशन आई, तो इसको एज इट इज उसको टोकन नहीं बना लेते हम क्या करते हैं बेटा, अ, उसको करने से पहले, टोकन बनाने से पहले उसकी प्रीवियस करेक्टर्स और उसके आगे वाले करेक्टर्स, उन दोनों को चेक करना पड़ता है, दोनों को रीड करना पड़ता है, ठीक है। इससे काम थोड़ा सा क्या है और डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, या जिसे कहते हैं डिले करता है, ठीक है। सो दिस टास्क इज मेड डिफिकल्ट बाय द फैक्ट दैट we often have to look one or more characters beyond the next lexeme before we can be sure that we have the right lexeme, ठीक है, कि हमने उसे सही आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है। हमने ऐसा हो सकता है टोकन आईडी बना दिया हो, वो आईडी को या उस नंबर को बिलोंग ही ना करता हो, तो हमें क्या है आगे और पीछे की इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ता है, ठीक है। There are many situations where we need to look at least one additional character ahead, ठीक है, at least one additional character ahead. For instance, we cannot be sure we have seen the end of an identifier until we see a character that is not a letter or a digit, and therefore it is not a part of a lexeme for ID, ठीक है। तो हम श्योर नहीं हो पाते कि ये उस लेक्सीम का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा जब तक हम क्या उसके आगे के कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर लेते, ठीक है। सो सिंगल कैरेक्टर ऑपरेटर्स जैसे ये इन्होंने कुड बी आल्सो बी द बिगिनिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स ऑपरेटर्स, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ पे इक्वल टू है वहां पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कोई और आगे भी इस तरीके का आ रहा हो, ठीक है। दस वी शैल इंट्रोड्यूस अ टू बफर स्कीम, इसीलिए ये जो यहाँ पे जो स्कीम आती है वो कौन सी इंट्रोड्यूस होती है, टू बफर स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बेटा इसे हम कहते हैं लुक अहेड, ठीक है। लुक अहेड जो है इस काम को करने के लिए हमें क्या है टू बफर स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास रीडिंग का वर्क कर रहा है, दूसरा आपके पास क्या है अहेड लुक करने का वर्क एडवांस में करता है, और सिंपली द पर्पस इज दैट वी वांट टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन, ठीक है। We then consider an improvement over the involving the stanchials that serves the time checking for the end of the buffers, ठीक है। तो stanchials इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, टू सेव द टाइम चेकिंग फॉर द एंड ऑफ द बफर्स, ठीक है। stanchials कुछ नहीं है बेटा, फाइल्स के पीछे EOF एक एंड ऑफ द फाइल मार्क कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई चीज खत्म हो गई है ना तो उसके पीछे एंड ऑफ द फाइल मार्क कर दो, तो एंड ऑफ द फाइल मार्क कर दोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये जो है आपके पास इसका एंड आ गया है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेटा आपके पास क्या है बफर पेयर्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ द टाइम taken to process the characters and the large numbers of the characters that must be processed during the compilation of a source program. Specialized buffering techniques have been developed to reduce the amount of overhead required to process a single input character. An important scheme involves a two buffer data alternative to reloaded that as suggested, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, टू बफर स्कीम में क्या होता है बेटा, एक जो करंट लेक्सीम के ऊपर है, एक लुक फॉरवर्ड होगा जो नेक्स्ट लेक्सीम के ऊपर होगा, और स्टेंशियल कौन सा है इसमें, एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। जैसे हमें पता चलेगा कि एक इक्वेशन ही खत्म हो गई है, नहीं तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस थी मल्टीपल लाइंस में, तो क्या करेगा मल्टीपल एंड ऑफ द फाइल्स पुट कर देगा, नहीं तो आपके पास क्या होना था, उसको नेक्स्ट फाइल या नेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए खुद आइडेंटिफाई करना पड़ना था कि कब नेक्स्ट स्टार्ट हुआ। तो कुछ वर्क स्टेंशियल से हो गया, कुछ टू बफरिंग स्कीम से हो गया, ठीक है। तो टू बफरिंग में क्या हो गया, आपके पास एक लुक अहेड पॉइंटर एक्स्ट्रा डाल दिया है आपके पास, ठीक है, एक करंट पे रहेगा और एक नेक्स्ट वाले पे रहेगा, ठीक है। So each buffer is of the same size n, ठीक है। हर जो भी बफर है आपके पास, ये दो बफर्स है, ये एक्चुअली ये मैं आपको बता रहा है, ठीक है। तो
आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट साइज के होंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ द डिस्क के इक्विवेलेंट होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपके अभी काम की नहीं है। यूजिंग वन सिस्टम रीड कमांड वी कैन रीड n कैरेक्टर्स इनटू द बफर रेदर देन यूजिंग अ वन सिस्टम कॉल पर कैरेक्टर, ठीक है। तो हम क्या है, एक पूरे का पूरा बफर को एक साथ रीड कर सकते हैं पार्सिंग के टाइम पे, रेदर देन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाने की बजाय हम पूरे का पूरा बफर रीडिंग के लिए क्या है उठा सकते हैं। तो एंड द स्पेशल कैरेक्टर बुक है स्टेंशियल बाय द एंड ऑफ द फाइल से हम क्या है लास्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द सोर्स फाइल एंड इज डिफरेंट फ्रॉम एनी पॉसिबल कैरेक्टर ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम। टू पॉइंटर्स टू इनपुट्स टू द इनपुट्स आर टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। एक बार इसको रीड करो, ठीक है, फिर मैं दोबारा थोड़ा सा बताता हूं। तो बेटा कोई भी जब आपके पास आएगा तो हम क्या है टू बफर स्कीम ही यूज करेंगे। टू बफर स्कीम का मतलब क्या है, आपके पास जो भी इक्वेशन आई है उसको दो बफर में बांट दो, फिर टू बफर पार्ट्स में बांट दो, ठीक है। और दोनों बफर्स क्या है आपके पास इक्विवेलेंट साइज के हो गए हमारे पास, ठीक है। और जो आपके एक लुक अहेड फॉरवर्ड को चेक करने के लिए होगा, एक करंट को चेक करने के लिए होगा आपके पास, ठीक है। और हम क्या है उसके बाद जब एक इक्वेशन खत्म होती है या आपके पास एक स्ट्रिंग खत्म होती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पीछे एंड ऑफ द फाइल डाल देंगे, एक्सटेंशन डाल देंगे। ये हमारा काम क्या है इसके अंदर बफरिंग के अंदर होता है, ठीक है। सो ईच बफर इज ऑफ द सेम साइज एंड it is equivalent to the disk space. Using one system read command we can read n characters into the buffer। n characters को हम read करते हैं एक बफर के अंदर, rather than using one system call, मतलब एक एक कैरेक्टर करके बफर के अंदर रीड करने की जगह पूरा n कैरेक्टर्स को रीड करते हैं। if fewer than the n character remain in the input file then a special character is represented by the end of the file। अगर आपके पास क्या होता है कि एक n कैरेक्टर्स आपने डिसाइड किए उसको रीड करने के लिए इनपुट बफर में, अगर वो n कैरेक्टर से कम होते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, एंड ऑफ द फाइल को खुद उसके पीछे डाल देते हैं। अब इससे आपको क्या पता चल जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक n का साइज डिक्लेयर किया था एक बफर के लिए, उसने पहले उसको रीड किया उसको n मिल गए, फिर उसने दोबारा से रीड किया उसको n मिल गए, लेकिन वो n से पहले खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है वेयर इज द एंड ऑफ द फाइल, तो वो वहां पे क्या एंड ऑफ द फाइल को खुद पुट कर देगा, ठीक है। तो आपकी जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी इससे, ठीक है। और जो फॉरवर्ड है मतलब एक इंस्ट्रक्शन आगे को जो हमेशा चेक करना है वो काम हम ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंटर लेक्सिन बिगिन, फर्स्ट पॉइंट ये वाला आ गया आपका। पॉइंटर लेक्सिन बिगिन marks the beginning of the current lexeme whose extent we are attempting to determine, ठीक है। and the pointer forward scans ahead until a pattern match is found, ठीक है। वो आगे वाले को रीड करेगा जब तक उसे क्या है पैटर्न का मैच नहीं मिल जाता,
ठीक है। वंस द नेक्स्ट लेक्सिम इज डिटरमाइंड, forward is set to the character and its right end, then after the lexeme is recorded as an attribute value of a token returned to the parser। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब नेक्स्ट रीड करना होगा, ये जो फॉरवर्ड वाला है ये लेक्सिम बिगन बन जाएगा और नेक्स्ट वाला फॉरवर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चलते जाते हैं जब तक हमें एंड नहीं मिलता। जब हमें एंड मिल जाता है तो वो उसका क्या बना देता है, उसका एक एट्रीब्यूट बना देता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। ठीक है, once the next lexeme is determined, forward is set to the character at the right end, then after the lexeme is recorded as an attribute, value of token is returned to the parser। और पार्सर को उस टोकन की क्या है, वैल्यू यानी कि उसका आइडेंटिफायर दे दिया जाता है, सो दैट इट द टोकन कैन बी आइडेंटिफाइड, जो उसका नाम है उसको वो दे दिया जाता है। लेक्सिम बिगिन इज सेट टू द करेक्टर इमीडिएटली आफ्टर द लेक्सिम इज जस्ट फाउंड, तो उसको क्या है नेक्स्ट, उसी टाइम क्या लेक्सिम बिगिन नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कब तक चलता है आपके पास, जब तक हमें एंड ऑफ द फाइल नहीं मिलती। ठीक है, सो एडवांसिंग फॉरवर्ड रिक्वायर्स दैट वी फर्स्ट टेस्ट वेदर वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ वन ऑफ द बफर, एंड इफ सो वी मस्ट रीलोड द अदर बफर। ठीक है, तो ये तब तक चलता है जब तक हम एक बफर के एंड तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम एक बफर के एंड तक पहुंच जाएंगे तो वो नेक्स्ट बफर को क्या कर लेगा, लोड कर लेगा और उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा, और उसी तरीके से उसमें सेम वर्क स्टार्ट हो जाएगा and move forward to the beginning of the newly loaded buffer। As long as we never need to look so far ahead of the actual lexeme that the sum of the lexeme length plus the distance we look ahead is greater than n। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन है आपके पास डेट कि हम एक एक करके फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा आगे तक पहले ही क्यों नहीं वॉच करके रख रहे। ठीक है, तो हम क्या है, हमेशा ये जो लुक फॉरवर्ड का तरीका होता है ये टिल द साइज ऑफ द एन तक ही करते हैं, कि आगे एन तक ही देखो। ऐसा ना हो कि जो हमने बफर के रीडिंग का साइज डिसाइड किया है कि एन कैरेक्टर्स एट ए टाइम, हम उससे ज्यादा रीडिंग करें। ठीक है, हो सकता है कि हमें एंड ऑफ द फाइल क्या है जल्दी मिल जाए। ठीक है, यहां पे मेन है कि आप बफर आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसमें जो पॉइंटर्स यूज होते हैं वो यहां पे ये चीजें हमारे पास क्या मेन रहेगी। द स्टेंशियल इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, द स्टेंशियल इज अ स्पेशल कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम and a natural choice is the character end of the file। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी जो इनपुट ग्रामर है ये उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आपके सोर्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इसको एम्बेड किया गया है टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, हमने इनपुट का साइज डिसाइड किया है, अगर वो इनपुट के साइज से कम स्ट्रेंथ निकलती है तो हम क्या एंड ऑफ द फाइल को खुद पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेंशियल है आपका। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे टू एंड ऑफ द फाइल्स है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहां पे एंड ऑफ द फाइल्स इतने सारे क्यों हैं? पहले मुझे ये बताओ कि इक्वल टू एम इंटू एंड ऑफ द फाइल यहां पे क्यों पुट हुआ होगा? नहीं, वो तो ठीक है कि इजी हो जाएगा डेटा रीड करना। देखो, आपके पास एक कंप्लीट बफर लेते हैं हम, उसका साइज था फॉर एग्जांपल x। ठीक है, एक कंप्लीट मतलब जो बफर है आपके पास उसका साइज x है। उसके दो बफर्स बने क्योंकि हम क्या टू बफर स्कीम के ऊपर वर्क करते हैं,
और दोनों बफर का साइज क्या है, एन एंड एन है, ठीक है। एक एन कुछ इनपुट ऑफ द करेक्टर्स उसकी लेंथ है, एन करेक्टर्स वो रीड करता है एट ए टाइम। दूसरा बफर भी क्या करता है, एन करेक्टर्स को रीड करता है। उस फर्स्ट वाले ने एन करेक्टर्स को रीड किया, उसको E इक्वल टू एम इंटू आया उसके पास, वहां पे उसका जो बफर है वो खत्म हो गया था हमारे पास, वहां पे उसको स्पेस मिला। जैसे ही फर्स्ट बफर का एंड हुआ तो उसने वहां पे क्या पुट कर दिया, एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। एंड ऑफ द फाइल उस वहां पे मैनुअली पुट हुआ। उसके बाद उसने नेक्स्ट बफर में क्या है, रीड करना स्टार्ट किया, वही करंट पॉइंटर फॉरवर्ड पॉइंटर की हेल्प से। जैसे ही उसका जो साइज था, मतलब जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आई उसका साइज क्या है, बफर से छोटा निकला, ठीक है। जैसे ही उसको आगे ब्लैंक स्पेसेस मिलने लगे तो उसने क्या किया, उसके बाद एंड ऑफ द फाइल लगाया। एक एंड ऑफ द फाइल उसने उस बफर के एंड में लगा दिया कि इस बफर में क्या है, नेक्स्ट जो टोकन बना हो या जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी इंफॉर्मेशन ना चली जाए, ठीक है। तो यहां पे इसने क्या, तीन ये जो एंड ऑफ द फाइल्स है ये आपके पास क्या है, मैन्युअली इनपुट हुए हैं। मैन्युअली इनपुट से मतलब है आपका कंपाइलर पुट कर रहा है इसको, ठीक है। ये जो नेक्स्ट आपका जो है ये एक एल्गोरिथम है जो कि ये जो बफर की वर्किंग है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। स्विच पॉइंटर फॉरवर्ड पॉइंटर, ये फॉरवर्ड पॉइंटर है। केस इज एंड ऑफ द फाइल, जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं है। इफ फॉरवर्ड इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बफर, ठीक है। अगर फॉरवर्ड क्या है, फर्स्ट बफर के एंड पे है, रीलोड द सेकंड बफर, क्योंकि फर्स्ट बफर का एंड हो गया है तो सेकंड बफर को रीलोड कर दो, ठीक है। फॉरवर्ड इज इक्वल टू, फॉरवर्ड कहां चला गया, दूसरे बफर के पहले पॉइंट पे आ गया। एल्स इफ आप क्या करोगे, फॉरवर्ड इज एट एंड ऑफ द सेकंड बफर, ठीक है। सेकंड बफर के एंड पे है तो रीलोड द फर्स्ट बफर, नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट कर दो। मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा, ठीक है। फॉरवर्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बफर, एल्स एंड ऑफ द फाइल else terminate cases for the characters। दोबारा से देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहली बात बेटा क्या है हमारे पास कि EOF जो है वो इनबिल्ट नहीं है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो खुद लगा रहे हैं। खुद मतलब आपका कंपाइलर लगा रहा है, ठीक है। जो लेक्सिकल एनालाइजर फेज है वो खुद एंड ऑफ द फाइल पुट कर रहा है। तो उसने रीडिंग के लिए एक प्रिंसिपल बनाया है जिस प्रिंसिपल को वो कहता है टू बफर स्कीम। टू बफर स्कीम में फॉर एग्जांपल इस पूरे बफर का साइज दोनों को मिला के इस पूरे का साइज x है, ठीक है। और इस x क्या है, दिस x इज इक्वल टू n प्लस n। x क्या है, दो बफर्स में डिवाइडेड है, एक का साइज n है और दूसरे का साइज भी क्या है, n है। तो n प्लस n इज इक्वल टू x। अब आपके पास क्या हुआ, n इज द टोटल साइज फॉर द फर्स्ट वन एंड n इज द टोटल साइज फॉर द सेकंड वन। उसने सबसे पहले सोर्स की इनपुट ली और उसने कहा जो मैक्सिमम इनपुट मैं ले सकता हूं वो क्या ले सकता हूं, n ले सकता हूं, ठीक है। तो उसने जैसे रीड करना स्टार्ट किया, E इक्वल टू एम इंटू सी, उसने रीड किया m इंटू के बाद उसका जो फर्स्ट बफर है जो उसकी n की लेंथ है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं वो खत्म हो गई। जैसे ही n की लेंथ खत्म हो गई मतलब उसे, तो उसने क्या किया आपके पास, ठीक है, उसके आगे उसे ब्लैंक स्पेस मिला था, उसके बाद लेंथ खत्म हो गई थी n की, तो उसने वो जो ब्लैंक स्पेस था उसके ऊपर उसने एंड ऑफ द फाइल क्या पुट कर दिया। वो एंड ऑफ द फाइल आपके मैसेज चला गया कि हमारा जो फर्स्ट बफर है उस वो क्या है, फिल अप हो गया है। तो वो रीलोड करेगा कौन सा, वो रीलोड करेगा सेकंड बफर को, ठीक है। तो उसने सेकंड बफर को रीलोड कर दिया, ठीक है। तो सेकंड बफर को रीलोड किया तो वो बफर क्या था, n के साइज से छोटा था, मतलब वो n कैरेक्टर्स एक्सेप्ट कर सकता था लेकिन वो n के साइज से छोटा था। तो n के साइज से छोटा होने की वजह से आगे उसे जब ब्लैंक स्पेसेस मिलने लगे तो उसने क्या किया, एक एंड ऑफ द फाइल लगा दिया यहाँ पे और एक बफर के एंड में उसने क्या कर दिया, एंड ऑफ द फाइल लगा दिया। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, अगर कोई और एक्सप्रेशन बचती है, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन इससे भी लंबी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू
mc² प्लस xyz प्लस zxy, मतलब इक्वेशन इससे ज्यादा लंबी थी, बफर तो 2 ही है ना, 2 से ज्यादा तो है नहीं, ठीक है, बफर तो इससे ज्यादा है, तो फिर ये एंड ऑफ द फाइल नहीं आता। फिर क्या करता, वो रीलोड कर लेता आपके पास फर्स्ट बफर को, और इस वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग में डाल देता, नेक्स्ट पार्सर के पास भेज देता। फिर उसने फर्स्ट बफर को फिर से लोड कर देना था। अगर इक्वेशन और भी लंबी होती तो उसको एंड करके फिर एक और जो नेक्स्ट वाला है उसको भी ले लेता, ठीक है। प्रिंसिपल वो सेम ही रहना था, मतलब चाहे इक्वेशन जितनी मर्जी ज्यादा लंबी होती, प्रिंसिपल तो सेम ही रहना था आपके पास कि नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड कर लो, नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड कर लो, जब तक एक्सप्रेशन खत्म नहीं होती। जैसे एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। एक बार इसको ब्लैंक करके फिर से स्टार्टिंग करेगा, रीलोड स्टार्ट करेगा नेक्स्ट के लिए, और इन्फॉर्मेशन को पार्सर के पास भेज चुका होगा सारी, ठीक है। तो ये एक तरीके की लूप में वर्क करेगा। एक्चुअली में ये जो वर्क है आपका, ये एक तरीके की लूप में होगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन है जो इन्होंने 2 में खत्म करके दिखा दी, लेकिन इक्वेशन 2 से इससे ज्यादा लंबी हो सकती है, तो बफर 1 को रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम के अंदर दिखाई गई है, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर क्या है, केस एंड ऑफ द फाइल, वो फॉरवर्ड पॉइंटर आगे आगे चल रहा है, तो उसको क्या है, आगे आगे चलने पे उसे एंड ऑफ द फाइल जल्दी मिल जाएगा। इफ एंड ऑफ द फाइल उसको मिलता है, इफ फॉरवर्ड इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बफर, अगर फर्स्ट बफर के एंड में है तो सेकंड बफर को रीलोड करना है, ठीक है। और जो फॉरवर्ड पॉइंटर है वो क्या है, सेकंड बफर की स्टार्टिंग के ऊपर सेट कर दो उसको, ठीक है। फॉरवर्ड को क्या है, सेकंड बफर की स्टार्टिंग में सेट कर दो। एल्स फॉरवर्ड इज एट द एंड ऑफ द सेकंड बफर, फॉरवर्ड क्या है, एंड ऑफ द सेकंड बफर पे आ गया, तो रीलोड द फर्स्ट बफर। अगर उसे फॉरवर्ड में इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, इंफॉर्मेशन तो है आपके पास, लेकिन आप एंड पे पहुंच गए हो, तो वो क्या करेगा, रीलोड द फर्स्ट बफर। फॉरवर्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बफर, इस फॉरवर्ड पॉइंटर के ऊपर हम सारा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये तो रीडिंग वाला बफर है, इसकी वर्किंग अलग से बनानी पड़ेगी, तो वो दोबारा से क्या इसकी स्टार्टिंग में आ जाएगा। एल्स का मतलब क्या हुआ, ये दोनों केसेस नहीं है, एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है आपके पास, तो आप क्या इसको टर्मिनेट कर दोगे लेक्सिकल एनालिसिस को, ठीक है, और ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। और जो अदर जो एक्सप्रेशन है, इसके बाद अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको रीड करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपका पेपर थ्योरेटिकल होता, जैसे कि कंपाइलर डिजाइन का होता है, तो मे बी मैं इस पूरे की पूरी जो आपके पास एल्गो है, आपका रीडिंग करने वाला जो एल्गो है आपके पास, हो सकता है कि पूरे का पूरा एल्गो आपका क्या है, पेपर में एज इट इज आ जाता, और ऐसा होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने का कोई न्यूमेरिकल या फिर इस तरीके का फॉरवर्ड का जो एक्सप्रेशन है, या कोई एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप लोड करके दिखाओ इनटू द बफर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर्स में, ठीक है। आपको एल्गोरिथम दे दिया है, उस एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम पार्सर का है, ठीक है। हो सकता है किसी और के लिए ये एल्गोरिथम कुछ डिफर करता हो, माइनर से डिफरेंस हो किसी और कंपाइलर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से रीड कर रहा है, वो उसकी जो आउटपुट आएगी फाइनल, हो सकता है वो आउटपुट आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस डेप्थ तक के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन वैसे तो आज ही मैंने ये करवाना था, ठीक है। अब हम इसको कल करेंगे, और कल जो टाइमिंग रहेगी वो 2 बजे से रहेगी, ठीक है। मैं 2 बजे आपकी जो क्लास शेड्यूल करूंगा, ठीक है, सो दैट इट कैन स्टार्ट विद ऑन टाइम, और अगर कोई 5-10 मिनट्स का डिले होता भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ, ठीक है बेटा।